we are starting with the next chapter, that is the chapter number 4, composition level. इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, इसमें से एक न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आपको जरूर मिलेगा कॉम्पोजिशन का। इसमें से प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, बट हम इसमें प्रोविजंस कवर अप करेंगे एंड सैडली आई विल नॉट बी कवरिंग एनी इलस्ट्रेशन, ठीक है। बट अगर आपको प्रोविजन सारी अच्छे से पता लग जाएंगे तो आप सारी इलस्ट्रेशन इसकी ट्राई कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन लेवाई क्या है, तो वो कहता है कि जी अगर हमारे देश में जो छोटे मोटे लोग हैं ना, मतलब जो छोटे डीलर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे लिए कोई इजी वे आउट बताइए, ये तो बड़ा मुश्किल है। लाइक ऐसे किराने की शॉप वाला कहता है कि सर मेरी जो साल की टर्नओवर है वो 90 लाख रुपए की है, अब मैं 100 तरह के गुड्स रखता हूँ, किसी पे रेट 6% है, किसी पे 12 है, किसी पे 18 है और किसी पे 28 है। अब सबके इनवॉइस काटने, एक एक बिल काटना, कहता है कि मेरे लिए तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है। तो हमने कहा कि सर आपके लिए एक इजी वे आउट है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले जाएं, जिसमें आपको फ्लैट एक रेट टैक्स का हम बता देंगे, विच विल बी वेरी नॉमिनल। वेरी नॉमिनल इज लाइक 1%। अब 1% टैक्स हमें जमा करवा दो। अब आपके एक्चुअल में गुड्स 6 थे, 12 थे, 18 थे, 28 थे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, रिटर्न भी बड़ी सिंपल होगी, ठीक है। सो आपकी जिंदगी हम आसान बना देते हैं। लेकिन तो आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा फायदे का साउंड करता है और इसमें सबको जाना चाहिए, तो इसमें सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनकी टर्नओवर पिछले साल में, क्योंकि करंट ईयर में कितनी होगी मुझे क्या पता, ठीक है, ये तो पंडित जी बता सकते हैं। सब वो कह रहे हैं कि जी अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल में 75 लाख या 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं की, अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं की, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। और इसमें आना जरूरी नहीं है, पॉइंट नंबर 1 ही कहता है कि ये ऑप्शनल स्कीम है, अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर आप मत आइए, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि पिछले साल में आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो हमने कहा सर 2 अमाउंट्स का क्या मतलब, तो वो कहता है कि ये फॉलोइंग जो स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं, इनके लिए जो टर्नओवर की लिमिट है दैट इज 75 लाख, और बाकी सब स्टेट्स और यूटीज के लिए जो लिमिट है दैट इज 1.5 करोड़ रुपए। तो इनको जो याद रखना है, तो सुनामी याद है आपको, तो वहां से मैंने एक एब्रीविएशन बनाई है, बट इसमें लास्ट में आई नहीं है, ठीक है। सुनामी में आपको पता है टी साइलेंट है, ठीक है। सो इन दैट केस सुनामी में लास्ट में एम है, ठीक है, वाकई सुनामी आ रही है। So that is M की सुनामी है ये। So that is T for त्रिपुरा, S for सिक्किम, UK, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। तो ये तो हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये वो सारी वो आ गई। सो ये 8 है जी, तो 8 आप लिख लीजिए। और फिर अब वो कहते हैं कि जी अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख या 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं किया, तो वो कहता है एग्रीगेट टर्नओवर से आपका क्या मतलब है। कहता है एग्रीगेट टर्नओवर मींस एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच द टैक्स इज पेएबल बाय द, और एक्सक्लूडिंग वो कहता है आरसीएम वाला छोड़ दो, क्योंकि आरसीएम तो इनवर्ड सप्लाई है, यहां पर उसका मतलब है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो टर्नओवर तो वो है ना जो आपने दूसरों को गुड्स या सर्विसेज दी, जो आपने रिसीव किए वो इसमें नहीं है, ठीक है। चाहे उसके ऊपर टैक्स आप ही को जमा करवाना पड़ा हो अंडर द आरसीएम, तो आरसीएम वालों को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आरसीएम के अंदर जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो इनवर्ड सप्लाई है, बल्कि आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। सेकेंड इज एग्जाम्प्ट सप्लाई। एग्जाम्प्ट सप्लाई की कल डेफिनेशन करवाई थी और बहुत अच्छे से हाईलाइट की थी। 3 पॉइंट्स। नंबर 1, जिनके ऊपर टैक्स रेट है निल रेट या फिर होली एग्जाम्प्ट है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, वो तीनों इसमें आ जाएंगे। फिर वो कहता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। और लास्ट में कहता है इंटर स्टेट सप्लाई भी अगर आपने कोई कर रखी है तो उसको भी आप इसमें ले लेंगे। इन 4 आइटम का टोटल कीजिए और देखिए क्या वो 1.5 करोड़ या 75 लाख को एक्सीड किया या नहीं किया पिछले साल में। अगर नहीं किया तो करंट ईयर में आप कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं, क्योंकि हमारी नजर में आप एक छोटे डीलर है, ठीक है। बट अगर आपने एक्सीड कर दिया फिर हम कहेंगे सर नॉट सो स्मॉल, आप इतने छोटे डीलर नहीं हैं, आप तो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, रिटर्न भरिए, इनवॉइस रेज करिए। और वो कहते हैं कि सेम पैन पे आपकी जितनी भी टर्नओवर है, तो अगर आपकी 5 ब्रांचेस हैं तो 5 का टोटल आपको करना पड़ेगा। फिर आप देखें 1.5 करोड़ को एक्सीड किया या नहीं किया, लेकिन इसमें क्या नहीं लेना, तो कहते हैं जीएसटी में जीएसटी नहीं लेना, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, अगर आपने ये पे किया है तो टर्नओवर में उसको इंक्लूड नहीं करना है। अब वो कहते हैं जब आप एग्रीगेट टर्नओवर करेंगे तो एक आइटम इंक्लूड की है और एक आइटम इंक्लूड की नहीं है, जब आप पिछले साल की टर्नओवर कर रहे हैं।
तो हमने कहा किसी क्या है, सुनिएगा जी प्लीज, ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट की हुई है, प्लीज देखिए। वो कहते हैं कि सर पिछले साल में 1 अप्रैल को मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था। तो हमने कहा कि क्यों? कहते सर मेरी कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं हुई, लेकिन पिछले साल में 30 नवंबर को मेरी टर्नओवर 40 लाख एक्सीड कर गई। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में थ्रेशोल्ड आपको कराऊंगा, गुड्स के केस में 40 लाख है और बाकी केस में 20 लाख है। तो वो कहता है कि जी मेरी टर्नओवर एक्सीड कर गई 40 लाख में, और उसके बाद मैंने 30 लाख की और सर्विसेज दे दी। अब वो कहता है कि अब करंट ईयर में मैं क्या कॉम्पोजिशन में जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। और अब आप जब वो 1.5 करोड़ या 75 लाख देखेंगे तो उसमें आप ये 40 को लोगे कि नहीं लोगे, कि सिर्फ 30 लोगे? तो हमने कहा कि ये 40 को भी लेंगे, इस 40 को भी लेंगे, शेल इंक्लूड दिस 40 एज वेल। तो वो कहता है कि वो सप्लाईज जो कि आपने 1 अप्रैल के बाद दी थी, अप टू द डेट व्हेन यू बिकम लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो एग्जांपल थोड़ी सी मॉडिफाई करूं, ये देखिए जी, अगर इसकी टर्नओवर बाद में 130 लाख की थी और रजिस्ट्रेशन से पहले 40 लाख आप कर चुके थे, तो 40 को भी इंक्लूड करना है, और टोटल आपका बना 170, ठीक है। और क्योंकि ये 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो हमने कहा कि सर सॉरी है, करंट ईयर में आप कॉम्पोजिशन में नहीं जा सकते। वो कह रहा है कि मैं तो 1.5 करोड़ से कम हूं, लेकिन हमने कहा सर रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले भी जितनी आपने टर्नओवर की 1 अप्रैल के बाद, वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। व्हाट इज, तो अगर ये सिर्फ 30 थी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70 आपकी क्योंकि वेल विद इन द लिमिट थी। लेकिन इसमें कहता है एक चीज इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर आपके टर्नओवर में कोई सर्विसेज हैं जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिला है, मतलब जिसमें आपने यूज ऑफ मनी अपना पैसे किसी और को दे रखा था, कहीं पे एफडी करवा रखी थी, किसी को डिपॉजिट दे रखा है, किसी को अनसिक्योर्ड लोन्स दे रखे हैं, जिसके अगेंस्ट सामने वाले ने आपको इंटरेस्ट इनकम दी या डिस्काउंट इनकम दी, तो वो कहता है कि जी उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर आप कहते हैं सर पिछले साल में 20 लाख की इंटरेस्ट इनकम दी है, तो उसे 1.5 करोड़ कंप्यूट करते हुए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट 1 इंक्लूजन 1 एक्सक्लूजन। इंक्लूजन क्या है ये समझ में आया आपको? चलिए जी, और वो कहते हैं स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए है। हमने कहा सर सर्विसेज के लिए कहते हैं सिर्फ एक सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस वाले इस कॉम्पोजिशन की स्कीम सेक्शन 10 के अंदर आ सकते हैं। आइए जी, अब वो कहते हैं सर रेट बताइए। मैन्युफैक्चरर के लिए हमने कहा कि जी 0.5% जीएसटी, 0.5% एसजीएसटी और टोटल 1% ऑफ द टर्नओवर आप कॉम्पोजिशन में अगर आते हैं तो जमा करवाइए। रेस्टोरेंट वालों को हमने बोला सर 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, आपको टोटल 5% अपनी टर्नओवर का जमा करवाना पड़ेगा। अदर सप्लायर्स कौन आ गए? ट्रेडर्स आ गए, या फिर तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे या ट्रेडर होंगे। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है और फिर भी सप्लाई कर रहे हैं, सो इन दैट केस 0.5% और 0.5%, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो मैन्युफैक्चरर था तो उसे हमने बोला 0.5% ऑफ द टर्नओवर, लेकिन जब अदर सप्लायर्स आए तो उनको बोला 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैन्युफैक्चरर कॉम्पोजिशन डीलर है और उसने कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया, अब वो टैक्सेबल गुड्स भी देता है और एग्जम्प्ट गुड्स भी देता है, तो उसे दोनों के ऊपर 1% जमा करवाना पड़ेगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरर को हमने बोला आंखें बंद करके कि सर 1% ऑफ द टर्नओवर चाहिए। टर्नओवर में टैक्सेबल है, 0% वाला है, 18% वाला है, 28 वाला है, सबके ऊपर हमें कितना चाहिए? 1%। लेकिन अगर सप्लाई, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तो हमने कहा 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। और रेस्टोरेंट वालों को तो 5% ऑफ द टर्नओवर, ठीक है, इनकी तो टैक्सेबल है ही। चलें आगे, सुनिए जी। अब एक पॉइंट के अंदर एक पर्सन ने आके कहा कि सर मैं ना सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत सर्विसेज भी दे देता हूं, जैसे थोड़ा बहुत रिपेयर का काम कर देता हूं, थोड़ी बहुत एएमसी कर देता हूं, रिप्लेसमेंट वगैरह करवा देता हूं, तो थोड़ी बहुत सर्विसिंग का भी काम कर देता हूं, तो क्या मैं कॉम्पोजिशन में जा सकता हूं? तो पहले तो मैंने पूछा 1.5 करोड़ से कम हो, कहता हाँ 1.5 करोड़ से कम हूं, लेकिन मैं सिर्फ गुड्स में नहीं डील करता, थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देता हूं। तो मैंने कहा यार वैसे सच बताऊं ये सर्विसेज के लिए है नहीं, लेकिन अगर आपकी सर्विसेज का वॉल्यूम 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या 5 लाख विच एवर इज हायर से कम है तो आप आ सकते हैं। सर्विसेज कितनी दे सकते हो? 5 लाख, या पिछले साल में आपकी जितनी भी टर्नओवर थी उसका 10%। तो मैंने उसे पूछा पिछले साल में आपकी कितनी टर्नओवर थी? वो कहता है 1 करोड़ 10 लाख। तो मैंने कहा 1 करोड़ 10 लाख का 10%, आप 11 लाख रुपए तक की सर्विसेज दोगे तो आप इस साल में कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने 11 लाख से ज्यादा दे रखी है फिर नहीं। और वो कहता है कि जी टर्नओवर के अंदर इंटरेस्ट ऐड करना है कि नहीं? दोबारा से एक्सप्लेनेशन आई कि प्लीज ये 10% ऑफ द टर्नओवर के अंदर आपको इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है।
ये नीचे एग्जांपल है कि इसने सेम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 11 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर, तो इट इज 11 लाख। अब वो कहते हैं कि टर्नओवर का मतलब सुन लो। टर्नओवर का मतलब है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन इसमें आरसीएम छोड़ दो, एग्जाम सप्लाई को इंक्लूड कर लो, जीरो रेटेड को इंक्लूड कर लो, इंटरस्टेट को भी इंक्लूड कर दो। हमने कहा सर बार बार क्यों बताया जा रहा है, अभी तो बताई थी। तो वो कहता है कि पहले प्रीसीडिंग ईयर की आ रही थी, ये टर्नओवर ऑफ करंट ईयर है, बट है सेम। तो हमने कहा हाँ है सेम, बिल्कुल सेम पॉइंट्स याद है। हमने कहा सर करंट ईयर की क्यों करवा रहे हो, हमें प्रीसीडिंग ईयर की करवाओ। तो वो कहता है कि ये टैक्स कैसे जमा करवाओगे, 1%, 5% और 1%, ये तो करंट ईयर की टर्नओवर पे जमा करवाओगे ना। सो फॉर दैट आपको करंट ईयर की टर्नओवर में क्या लेना है और क्या नहीं लेना आपको पता तो होना चाहिए। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि करंट ईयर की टर्नओवर में आपको क्या लेना और क्या नहीं लेना। तो हमने कहा सर ये प्रीसीडिंग जैसी है, बिल्कुल सेम। कहते हैं बिल्कुल सेम तो है ये वाला पॉइंट, लेकिन उसमें ना 2 पॉइंट और आए थे, एक एक्सक्लूजन और एक इंक्लूजन। यहां पे दोनों एक्सक्लूजन है, करंट ईयर में दोनों एक्सक्लूजन है, ठीक है। मतलब अगर करंट ईयर में आप पहली बार जीएसटी नंबर ले रहे हो तो वो 40 लाख के ऊपर आपको करंट ईयर में इंक्लूड नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट था इंटरेस्ट और डिस्काउंट की कोई इनकम हो, वो तो इंक्लूड करते ही नहीं, ठीक है। उसको तो आप जाने दीजिए, पहले पिछले साल की कर रहे हो तब भी जाने दो, इस साल की कर रहे हो तब भी जाने दो। लेकिन अगर पिछले साल की टर्नओवर कंप्यूट कर रहे थे तब वो 40 लाख को इंक्लूड किया था, लेकिन अगर आप करंट ईयर के आप टैक्स कंप्यूट करना चाहते हैं तो आपको वो 40 लाख को इंक्लूड नहीं करना है। एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए, प्लीज ट्राई टू स्टे विद मी। इस साल मैंने 40 लाख रुपए को क्रॉस किया नवंबर के अंदर। पिछले साल में टर्नओवर आपको समझ में आनी चाहिए 40 लाख से कम थी, ठीक है, तभी तो मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर पिछले साल ही मैं 40 लाख क्रॉस कर देता तो मेरे पास जीएसटी नंबर पिछले साल ही आ जाता। तो लेट से पिछले साल की मेरी टर्नओवर थी 30 लाख और मैंने जीएसटी नंबर लिया ही नहीं, तो कॉम्पोजिशन या नॉर्मल स्कीम बनती ही नहीं, क्योंकि मैंने तो जीएसटी में ही नहीं आया। बट इस साल नवंबर को मेरी 40 लाख एक्सीड हो गई और मैं पहली बार जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाने गया और मेरे से जीएसटी ऑफिसर ने पूछा कि सर नॉर्मल में जाओगे कि कॉम्पोजिशन में। तो मैंने कहा यार कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी है, मैं कॉम्पोजिशन में जाता हूं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी मेरे को जो 1% जमा करवाना है वो कहां से जमा करवाना है, वो पहले 40 पे भी जमा करवाना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं, उस पर नहीं जमा करवाना, आप 40 के बाद से आपने जितनी टर्नओवर की 30 लाख, तो वो कहता है 30 लाख पे आप 1% दे दीजिए। तो जब करंट ईयर की टर्नओवर देखनी है जिसका 1% जमा करवाना है तो उसमें वो 40 लाख को इंक्लूड नहीं करना है। बट जब आप एलिजिबिलिटी के लिए 1.5 करोड़ या 75 लाख देख रहे थे पिछले साल का, तब उसमें 40 लाख को इंक्लूड किया जाता है। अगर पिछले साल में आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो इंटरेस्ट को ना पिछले साल के टर्नओवर में ऐड करना, ना करंट ईयर के टर्नओवर में ऐड करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के ऊपर 1% भी जमा नहीं करवाना है। चलेंगे कि नहीं? और वो कहते हैं कि मैं आपके लिए थोड़ा सा सम अप कर देता हूं। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पीपल जो है वो कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते, नाम लेकर मना किया कि ये लोगों के लिए कॉम्पोजिशन नहीं है। नंबर 1 तो कह रहे हैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज नहीं आ सकते, अदर देन विच आई मेंशन द पॉइंट नंबर 4। मतलब थोड़ी बहुत देते हो तो चलता है 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। बट अगर आप उससे ज्यादा दे रहे हो फिर सर सॉरी आप सेक्शन 10 में नहीं आ सकते। नंबर 2 कह रहे हैं कि आप ऐसे गुड्स और सर्विसेज में डील करते हो जो कि टैक्सेबल ही नहीं है। ऐसा बंदा यहां पे क्यों आएगा वैसे, ठीक है। सो जाने दीजिए। फिर ये टाइम पास कर रहा है इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्पोजिशन सप्लायर को हमने कहा कि सर आप कभी भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड वो कहता है इंटरस्टेट परचेज कर सकता हूं, हमने कहा वो कर सकते हो। आप दिल्ली से सामान लाओ लेकिन बेचो पंजाब में, ठीक है। बट अगर आपने एक पीस भी हिमाचल में बेच दिया, ठीक है, धर्मशाला में बेच दिया, राजस्थान में बेच दिया, आउट ऑफ द स्कीम, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। गॉट दिस? सो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप नहीं कर सकते। और अगर आप इको के थ्रू गुड्स बेचते हो तो भी आप इसके अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप अमेजॉन पे बेचते हो, अमेजॉन का ऑर्डर पंजाब से आएगा कि बाहर से आएगा आपको क्या पता। तो अगर आप अपने गुड्स को या सर्विसेज को इको के थ्रू बेचना चाहते हो देन आउट ऑफ द स्कीम। और सर्टन गुड्स की अगर आप मैन्युफैक्चरर तो आप नहीं आ सकते, वो अभी अगले पेज में पढ़ेंगे। सीटीपी और एनआरटीपी को हमने कहा कि सर स्टे आउट ऑफ द स्कीम, ये स्कीम आपके लिए भी नहीं है। सीटीपी और एनआरटीपी क्या है ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम कवर अप करेंगे, अभी तक हमने नहीं कवर अप किया। और ये इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा जो मैं बना के डाल दूंगा, आगे डालूंगा, तो वो ऐसा डालूंगा कि आप ट्रेडर है पान मसाला के, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। क्योंकि जो बैन है वो किसके ऊपर है, मैन्युफैक्चरर का,
ठीक है। सो इन दैट केस अगर आप आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस के अंदर, चाहे उसमें कोकोआ है या नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते। अगर आप पान मसाला में डील कर रहे हैं तो आप नहीं आ सकते। एरिएटेड वाटर, जिसको आप मिनरल वाटर भी कह सकते हैं, उसमें अगर आप डील करते हैं तो आप नहीं आ सकते। और ये तो पूरा हेड ही लिख दिया जी इन्होंने, दैट इज चैप्टर 24, मतलब टबैको और उसके सारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जो भी है, जर्दा, सिगरेट, बीड़ी, टबैको के जो भी है, इन सब में अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कॉम्पोजिशन में नहीं जा सकते। दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट, ठीक है। इसके ऊपर लेकिन केस लॉ आता रहता है कि अगर लेना है तो सभी पैन के ऊपर लेना है, नहीं तो नहीं। लाइक से आपका एक शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और एक यूनिफॉर्म का, तो आपने कहा शू पे तो कॉम्पोजिशन लेना है लेकिन यूनिफॉर्म पे नहीं लेना। हमने कहा ऐसे नहीं हो सकता, अगर पैन नंबर सेम है तो सब पे लेना पड़ेगा या सबके ऊपर ही अंडू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वो कहते हैं कि सर पिछले साल तो मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी तो करंट ईयर में मैं कॉम्पोजिशन में आ गया, लेकिन करंट ईयर में, ठीक है, माता रानी की कृपा हुई और टर्नओवर हमारी 1.5 करोड़ को एक्सीड कर गई। तो हमने कहा कि सर जिस दिन आप 1.5 करोड़ को एक्सीड कर गए वहां तक का तो टैक्स कॉम्पोजिशन के हिसाब से लेगा, लेकिन उसके बाद आपको नॉर्मल स्कीम में सेक्शन 9 में जाना पड़ेगा। सेक्शन 10 छोड़ के सेक्शन 9 में जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि जी ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है 1% और 5% टैक्स ये आप अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको अपनी पॉकेट से जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप गुड्स ऐसे बेच रहे हैं कि 100 रुपए गुड्स के और 1 रुपया टैक्स, तो आप उनसे 1 रुपया टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। इट इज योर कॉस्ट। और यहां पर भी मैं बोलूंगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था बल्कि ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। आप इन्हें जमा करवाना और अपनी पॉकेट से जमा करवाना है, तो बर्डन भी आपके ऊपर है। कहता है आईटीसी, कहता है आईटीसी ना देना ना लेना, ठीक है। और आपकी जो क्रेडिट लेजर है आपके सामने हमने फाड़ के फेंक दी है, ठीक है। सो आपका जो क्रेडिट लेजर है वो आपकी नहीं खुलेगी, आपको सिर्फ कैश लेजर दी जाएगी, ठीक है। आईटीसी के चैप्टर में आपको बताया भी जाएगा कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं उनकी क्रेडिट लेजर फाड़ के फेंक दी जाती है। पेनल कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 73 और 74 आगे जाके हम कवर अप करेंगे, डिमांड के सेक्शंस हैं, इसके हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। आरसीएम कहता है सर जीटीए की सर्विसेज ली है, आरसीएम लगेगा, और आरसीएम अगर लगेगा तो उसमें भी टैक्स 1%। हमने कहा सर रुको, यहां पे आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि जो आपको 1% टैक्स दिया गया है वो आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। बट अगर आपने कोई सर्विसेज रिसीव की है तो उसके ऊपर तो आपको पूरा ही टैक्स देना है। तो अगर आपने एडवोकेट की सर्विसेज ली है, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ली है, तो उसके ऊपर आपको पूरा टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, वहां पे ये कंसेशनल रेट नहीं मिलेगा। और वो कह रहे कि सर मेरा कस्टमर जो मेरे से सामान लेगा उसको क्रेडिट मिलेगा, तो हमने कहा कि सर ना क्रेडिट देना ना लेना, आपके पास तो क्रेडिट लेजर है ही नहीं, तो आप ना लेने की बात करिए ना फर्दर देने की बात करिए। इसकी इलस्ट्रेशंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी, तो अब जब घर जाकर इसे करें तो इसकी इलस्ट्रेशन जरूर करें, यू कैन टेक अप द प्रॉब्लम्स विद मी। फाइन जी, तो ये जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर से बड़ी नाराज ये चैप्टर से, कह रहे सर हमें तो आने ही नहीं दिया, सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को जाने दिया, बाकी सबको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो उनको हमने कहा कि नहीं नहीं, आप क्यों नाराज होते हैं, आपके लिए भी सेक्शन 10(2)A लेकर आए हैं, थोड़ा सा लेट लेकर आए हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग से नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। और हमने कहा कि इसके अंदर सिर्फ हमारे कौन आ सकते हैं, सर्विस सप्लायर्स इसमें आ सकते हैं। और हमने कहा सर रेट तो याद है आपको, पहले 0.5% था, तो यहाँ पे 3% है, equal to 6% of the term. However, कहते जो 10(1) में नहीं गए वो यहां पर आ सकते हैं, गॉट इट। जो 10(1) में चले गए, देखिए 10(1) ज्यादा अच्छा है कि 10(2)A, ऑब्वियसली 10(1) वहां पे रेट कितना कम था, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट वाले भी हैं और रेस्टोरेंट वाले कहते हैं मैं दोनों जगह जा सकता हूं, तो आप 2.5 में जाइए ना, 3 क्यों देंगे, ठीक है। या फिर आधा % देंगे वहां पर। सो अगर आप कम सर्विसेज देते हैं और गुड ज्यादा देते हैं तो आपको 10(1) में जाने का फायदा। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज ज्यादा है, मतलब लेट से एक पर्सन है जो कहते हैं सर 50% गुड्स 50% सर्विसेज, इन दैट केस वो 10(2)A के अंदर आ सकता है, फाइन। लेकिन उसकी जो टर्नओवर की लिमिट है यहाँ पे 1.5 करोड़ और 75 लाख नहीं है, बल्कि वो कितनी है, 50 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग। और वो कहते हैं ये कंप्यूट करते हुए आपको पता ही है अप टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को इंक्लूड करना है जब पिछले साल की करते हैं, और इंटरेस्ट इनकम को इंक्लूड नहीं करना है। जब पिछले साल की करते हैं तो एक इंक्लूजन और एक एक्सक्लूजन है। फिर वो कहता है कि अगर आपके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं तो प्लीज यहां पे मत आना, ऑब्वियस। इंटरेस्ट टैक्स आउटवर्ड सप्लाई कर दी तो प्लीज यहां पर मत आना। इको के थ्रू गुड्स या सर्विसेज देते हो तो यहां पर मत आना। अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ वही पान मसाला, आइसक्रीम, एरिएटेड वाटर, उसके मैन्युफैक्चरर तो प्लीज यहां पे मत आना। सीटीपी और एनआरटीपी को भी हमने बोला कि आप यहां पे मत आना। और वो कहते हैं कि अगर आपके सेम पैन पे 3-4 काम चल रहे हैं तो सबके लिए आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा, पार्शियल के लिए ऑप्ट फॉर नहीं कर सकते। रेट ऑफ टैक्स कितना है, 3% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर
एंड 3% तो टोटल बना 6%। लेकिन करंट ईयर के अंदर दोनों चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब वो पहले 20 लाख के ऊपर आपको जीएसटी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर पहले तो आप 40 बोल रहे थे, अब आपने 20 कर दिया, क्योंकि सर्विसेज है ना, गुड्स वाले के लिए 40 या 20 हो सकता था, लेकिन ये सर्विसेज में डील करता है तो इसके लिए जो थ्रेशोल्ड है वो 20 लाख होगी। तो वो पहला 20 लाख के ऊपर इसे करंट ईयर में पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन करवाई थी और आते ये 10(2)A में चला गया तो इसे 20 लाख के बाद वाली टर्नओवर पे ही टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, पहले 20 लाख के ऊपर, और इंटरेस्ट या डिस्काउंट इनकम के ऊपर जीएसटी जमा नहीं करवाना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्काउंट डिस्काउंट या बिजनेस वाला डिस्काउंट नहीं है, ये जैसे वो होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स जो आपने इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे डिस्काउंट है उसकी बात हो रही है। ऑप्शन लैप्स हो जाएगी अगर करंट ईयर में आप 50 लाख को एक्सीड कर जाएंगे तो। अपने रेसिपिएंट से टैक्स आपने कलेक्ट नहीं करना है, आईटीसी ना अवेल करना ना आगे देना। पेनल कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 73 और 74 के तहत आपको लगाया जा सकता है, और वो कहता है कि आरसीएम के अंदर तो आपको पूरा टैक्स ही देना पड़ेगा, वहां पे आप कंसेशनल रेट मत मांगना, और कस्टमर से टैक्स कलेक्ट भी नहीं करना। और फिर वो कहता है कि कस्टमर्स क्रेडिट मांग रहे हैं, तो हमने कहा सर आपकी तो क्रेडिट लेजर है नहीं, ना देना ना लेना। फाइन, आगे जो प्रोसीजर है दैट इज स्किपेबल, वी विल नॉट डू।